जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा सैम्पल पेपर 2 है और आज आपको शाम तक सैम्पल पेपर 3 भी मिल जाएगा, उसको भी आप लोग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग सैम्पल 2 के बारे में देखेंगे कि सैम्पल 2 में मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लगातार पिछले 10 वर्षों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें मैंने सेम वैसा ही पेपर बनाया है जैसा कि आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है। तो आप लोग इस सैम्पल पेपर को पूरा रीड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन की हिंदी समझा देंगे और आपको यहाँ पर आंसर सभी क्वेश्चन के यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे, इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जंक्शन है यहाँ पर जो पीएन बायस्ड को यहाँ पर फॉरवर्ड, पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जो हमारा पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है, मतलब कि जो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। देखिए सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, एल्स आर एबल टू जनरेट करंट विद बायोलॉजिकल सेल्स कॉल्ड electroplates. The electroplates is an eel are the arranged in 100 rows, each row stretching horizontally along body of the fish containing 5000 electroplates. The arrangement is suggestively shown below. Each electroplex has an EMF of 0.15 volt and internal resistance of 0.25 ओम। तो यहाँ पर जैसे कि एक मछली यहाँ पर आपको दिखाई गई है, तो यहाँ पर आप लोगों को उसका रेजिस्टेंस और बोल्ट पूछा गया है कि वहाँ पर आपको बोल्ट भी दिया गया है, रेजिस्टेंस भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो वह मछली है वो कितना करंट पैदा करेगी, तो यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो हमारा कितना करंट पैदा करेगी वो यहाँ पर हमारा करेगी, नीचे ऑप्शन दिए गए, मतलब कि आपको यहाँ पर बोल्ट दिया गया है, रेजिस्टेंस भी दिया गया, रो भी दी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया मछली कितना करंट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी, नीचे भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा था, करंट ऑफ ईल कैन बी प्रोड्यूस इन द वाटर अबाउट। तो जो मछली है ये पानी में कितना करंट प्रोड्यूस करेगी, तो कितना करेगी यहाँ पर हमारा 1.5 एम्पियर। कितना करेगी 1.5 एम्पियर, ये हमारा पानी में जो हमारा धारा को प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर इज। तो यहाँ पर कह रहा है अगर यहाँ पर आपको फोकल लेंथ दी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को स्फेरिकल मिरर की यहाँ पर कर्वेचर रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पर सभी को जो फार्मूला पता है, आप लोगों को भी पता है फार्मूला। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों को पता है कि हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो यहाँ पर कर्वेचर का हाफ होता है, मतलब कि हाफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। आप लोगों को सभी पता है कि जो कैपिटल आर बराबर होता है वो हमारा 2 स्मॉल एफ के बराबर होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो आप लोगों को इसी के जरिए आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 2 नीचे के जाएगा, तभी हमारा यहाँ पर r/2 ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, 2 बार मैग्नेट्स हैविंग सेम ज्योमेट्री विथ मैग्नेटिक मूवमेंट डाइपोल, यहाँ पर आपको दिया गया m and 2m आर फर्स्टली प्लेस्ड इन such a way that their similar poles on the same side of its period oscillation T1. Now the polarity of the one magnet is reversed and its time period becomes T2 then. तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि दो यहाँ पर बार मैग्नेट हैं जिनकी जो शेप है वो सेम है और जो उनके जो यहाँ पर उनके मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया है वो यहाँ पर आपको M1 व M2M दिया गया। इनको सबसे पहले इनको एक ही मतलब कि सिमिलर ऐसे रखे गए, फिर इनको सेम साइड में ऑसिलेट कराया गया। तो यहाँ पर उनका टाइम काउंट कितना T1 बना। इसके बाद उनकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड वो कितना लिया गया, T2 लिया गया। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि टाइम इक्वल होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, T1 लेस देन T2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर
डी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, टू चार्जेस आपको यहाँ पर दिए गए माइनस के 10 कूलम एंड प्लस के 10 कूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखे गए हैं। पोटेंशियल एट द सेम सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज इन, तो मतलब कि अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर पूछा पोटेंशियल एट द सेंटर ज्वाइनिंग, तो मतलब कि इनके सेंटर में कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर बी वाला कितना होगा ऑप्शन, यानी कि हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो हमारा कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो हमारा पोटेंशियल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज, तो यहाँ पर आपको बताया गया है एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उसका आकार कैसा है, सर्कुलर के आकार का है। वहाँ पर आपको उसका डायमीटर भी दिया गया है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो कितना करंट यहाँ पर उसमें करंट इतना बह रहा है, तो यहाँ पर आपसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि यहाँ पर आप इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि हमारा यहाँ पर 1 एम्पियर धारा इसमें प्रोड्यूस है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये वायर, तो यहाँ पर कितनी वायर करेगा प्रोड्यूस, तो यहाँ पर हमारी ये वायर करेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1.25 गुणेमल्टी 10 की पावर 10 टेस्ला। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, तो यहाँ पर पूछा है स्वप्रेरक गुणांक की यहाँ पर डायमेंशन क्या है, मतलब कि उसकी यूनिट क्या है। स्वप्रेरक गुणांक कुंडली की यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट आपसे पूछ रहा है, यूनिट। तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सस susceptibility of magnetic substance is found to depend on temperature and strength of the magnetizing field the material is, तो यहाँ पर हमारा मटेरियल किसका बना होता है, तो यहाँ पर हमारा मटेरियल बना होता है पैरा मैग्नेट, किसका, पैरा मैग्नेट। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है, यंग्स एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्स are placed 0.9 mm apart and fringes is observed 1 centimeter 1 meter away if it produces the second dark image at a distance of 1 mm from the central fringes, the wavelength of monochromatic light used would be, तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज द काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर एक बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर कह रहा है, द टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर प्लेस्ड ऑन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इस, तो यहाँ पर आपसे फार्मूला पूछ रहा है। फार्मूला आप लोगों ने याद कर रखा होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही ऑप्शन होगा। आपको पता है आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है, इन द हाफ वेव rectifier circuit shown which one of the following wave forms is true for BCD और आउटपुट अक्रॉस, तो जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया है सी एंड डी, तो यहाँ पर पूछा था आउटपुट अक्रॉस सी एंड डी, तो यहाँ पर आपको बताना कि आउटपुट क्या इसका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमारा इसका आउटपुट निकल के जो आएगा, तो यहाँ पर जैसे कि आउटपुट जो निकलेगा पहले हमारा सी से, वहाँ पर ये बेंद पहले एक बार चालू होगा एकदम एबव होगा, फिर डाउन होगा, फिर एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से चालू होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारा पोल से डायरेक्शन सारी मापी जाती हैं, तो आप लोगों को पता भी है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इंसिडेंस रे इज टेकन पॉजिटिव। जो यहाँ पर कोई रे आती है उसके चलने की जो दिशा होती है उसी ओर सारी हमारी जो दूरियां हैं पॉजिटिव मानी जाती हैं, इसी प्रकार इधर को नेगेटिव मानी जाती है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन ही कह रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, इंसिडेंस इंसिडेंस लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपसे क्वेश्चन कहा गया है, द डी ब्रोगली इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो यहाँ पर डी ब्रोगली यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है वो यहाँ पर किसके किसको वो करता है, सिग्निफिकेंस वो करता है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक को करता है, और यहाँ पर सब माइक्रोस्कोपिक को सिग्निफिकेंस पार्टिकल ये यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण को बताता है। तो इसके बाद यहाँ पर जो रीजन कह रहा है, रीजन देख लीजिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कह रहा है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी जाए तो यहाँ पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल मास के होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, या हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या तो हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन होता है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को करता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके बाद अगर जो हमारी डी ब्रोगली समीकरण होता है वेवलेंथ होता है, अगर उसमें वेलोसिटी हम उसकी कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स होगी किसके, 1/मास के। तो यहाँ पर ही बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो यहाँ पर जो आर वाला है वो इसको मतलब कि वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, बोथ ए आर एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिखा पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू अ लोअर पोटेंशियल पॉइंट। तो इसके बाद हमारा जो रीजन दिया गया यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या गया, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा रीजन कह रहा है पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है, और यहाँ पर रीजन कह रहा है इलेक्ट्रिक जो हमारा पोटेंशियल होता है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये बात जो लिखी है पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर बिल्कुल बात सही है। जो हमारा करंट होता है यानी जो हमारा वोल्ट होता है वो यहाँ पर हमेशा हायर से लो की ओर चलता, कहाँ चलता है, हायर से लो की ओर चलता है। और यहाँ पर जो हमारा रीजन लिखा है वो यहाँ पर रीजन हमारा जो लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर क्या लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गलत है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर नहीं होती है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट सही लिखा है, और यहाँ पर जो हमारा रीजन लिखा है वो रीजन हमारा कैसा है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 15 आता है। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है जो, हाँ 15 देखिएगा आप, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो कह रहा है कि इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डबल्ड। यहाँ पर क्या कह रहा है, डबल्ड, यहाँ कह रहा है कि द वेवलेंथ, जो इसकी वेवलेंथ है इंसिडेंस मोनोक्रोमेटिक लाइट की, अगर उसको डबल कर दिया जाए तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं उनकी संख्या डबल हो जाएगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा रीजन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस,
मतलब कि अधिक से अधिक चमकीले फ्रिंजों की संख्या है ऑन द स्क्रीन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ द लाइट यूज्ड। मतलब कि वो वेवलेंथ को लाइट कौन सी आप यूज कर रहे हैं वो उस पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर आप हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला वाला है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर जो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है उसको हम डबल कर देंगे तो जो ब्राइट फ्रिंजेस की संख्या हो जाएगी वो भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा इसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब हम लोग देखते हैं रीजन को। तो जैसे कि यहाँ पर रीजन कह रहा है नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वो यहाँ पर वेवलेंथ के प्रोपोर्शनली इनवर्स होती है। मतलब कि एन है जो प्रोपोर्शनली 1/लैम्डा इसके इक्वल होती है। ये बिल्कुल बात सही लिखी है। तो यहाँ पर जो हमारा सही स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा रीजन है वो स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग काफी ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द अल्टरनेटिव करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल π/2। जो यहाँ पर अल्टरनेटिव जो करंट होता है वो ईएमएफ से π/2 एंगल यहाँ पर पीछे है। वेन जब फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर, जब वह इंडक्टर से होकर बहता है। जो करंट है वो एसी करंट है। जब वो इंडक्टर से फ्लो करता है, जब हमारा जो अल्टरनेटिव करंट है वो यहाँ पर ईएमएफ से π/2 एंगल मतलब बिहाइंड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर रीजन कह रहा है द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑन द सोर्स ऑफ डिक्रीज। तो यहाँ पर देखिए इंडक्टिव जो रिएक्टेंस इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो हमारा रीजन रॉन्ग है। इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में हमारे सब आपको यहाँ पर आंसर खुद से लिखने होते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर शो कर देंगे, उनको आप आंसर को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपकी टाइमिंग की भी बचत होगी और वीडियो काफ़ी लंबे होने से भी बचेगी। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सही फ्रेंडों को शेयर भी करें ताकि उनको भी वीडियो मिल सके, उनके भी अच्छे नंबर आ सके। तो यहाँ पर जैसे कि अब हमारा सेक्शन बी यहाँ पर आ गया है। तो आप लोग जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। फिर कह रहा है विथ वेलोसिटी v से कर रही है। ड्रा स्केच शोइंग द प्रोपोगेशन, मतलब होता है संचरण। क्या होता है? संचरण होता है, मतलब कि वो चल रही है। ठीक है, प्रोपोगेशन मीन्स क्या होता है? संचरण। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर यहाँ पर कह रहा है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपको ई एम एफ का जो रे का है, चलने का जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पर आपको ड्रा करना। क्या करना है? ई इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी वेव होती है उसको चलने का आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रा करना है। तो आप लोगों को इसको डायग्राम भी आपको यहाँ पर सभी के क्वेश्चन के आंसर बाद में एक साथ दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर कह रहा है हाउ मीन्स क्या, मतलब कैसे जो हमारी मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर मैग्नेटिक वेव में किस प्रकार रिलेशन में होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी बराबर होता है, यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला। तो यही यहाँ पे आपको रिलेशन पूछ रहा था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ब्रीफ एक्सप्लेन हाउ विल बी डैमेजनाइज पीस ऑफ आयरन कंप्लीटली। मतलब कि एक आयरन को आप आप एक आयरन को, जो आयरन है उसको आप डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना होगा। उसको आपको यहाँ पर लिखना, मतलब कोई आयरन का पीस है उसको आप लोग डीमैग्नेटाइज किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
व्हाट हैपेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड और टू द पीएन जंक्शन? क्या होगा जब जब यहाँ पर आपको पीएन जंक्शन पर आप लोग फॉरवर्ड बायस को अप्लाई कर दें, तो क्या घटना घटित होगी? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस एज द ऑफ द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन? मतलब कि व्हाट स्टेट ऑफ ट्रिपली आइसोलेटेड, मतलब कि यहाँ पर जो बेरियम है अगर उसको हम लोग ट्रिपली आयोनाइज्ड कर दें तो यहाँ पर सेम ऑर्बिटल रेडियस पर दैट उसकी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन से, तो मतलब कि क्या स्टेट होगी? तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप खुद से रीड करेंगे क्योंकि टाइम कम है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 21 को खुद से रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर और वाला है, वो भी आप खुद से रीड कर लें। इसको खुद से रीड करना है, आप लोग सेल्फ रीड करें। अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि सेक्शन बी के सभी आंसरों में क्या क्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं ताकि हमारे छात्रों को कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना दिया, आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा, डायग्राम भी बना है। इसको आपको इसी प्रकार से तैयार कर लेना। ये आपकी परीक्षा के लिए यानी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। जहाँ आपको समझ में ना आए वो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, आपको सेम सेम इसी प्रकार से तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं ताकि यहाँ पर हमारे छात्रों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन ई की ओर। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सेक्शन सी का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आ करेंट ऑफ 30 एम्पीयर का करंट आपका फ्लो हो रहा है वायर में, जो यहाँ पर आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको दिया गया 2 मिलीमीटर मीटर स्क्वायर, आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। साथ में आपको एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ द वायर आपको यहाँ पर दिया गया है। आल्सो कैलकुलेट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट दिस टेम्परेचर, मतलब आपको इस टेम्परेचर पर आपको कैलकुलेट करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपको यहाँ पर कैलकुलेट भी करनी है। यहाँ पर आपको सभी के वैल्यू दी गई है तो आप इन वैल्यू का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियल बैरियर इज डेवलप्ड इन पीएन जंक्शन डायोड, मतलब कि हम लोग पोटेंशियल बैरियर को पीएन पीएन जंक्शन डायोड में किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ड्रा सर्किट रीअरेंजमेंट ऑफ स्टडिंग द वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। प्लॉट व बी आई करेक्टरिस्टिक्स इन द केस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 if the frequency of incidence radiation on the cathode of a photocell is doubled, how will the following changed? तो यहाँ पर कह रहा है अगर जो यहाँ पर इंसिडेंस जो आपकी रेडिएशन होती है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है कैथोड पर फोटो सेल अगर डबल कर दी जाए तो हाउ विल दी फॉलोइंग चेंज, तो यहाँ पर क्या आपको परिवर्तन देखे जाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पहला करें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या देखा जाएगा चेंजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या देखा जाएगा चेंजेस, और स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, जस्टिफाई योर आंसर, आपको इसके आंसर जस्टिफाई करने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हाउ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, मतलब कि जो आपका एक्सपीरियंस है एक्सपेरिमेंटली से आपका जो न्यूक्लियस का साइज है वो किस प्रकार से लिया गया है। राइट राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर आपको उसका रिलेशन को डेरिवेटिव करना है। साथ में आपको कह रहा है सो दैट
प्रूव कीजिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। ये आपको साथ साथ में प्रूव करना है। और ये आपको यहाँ पर जो वो पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है, क्या पूछा गया आपको, रेडियस और मास नंबर में बताना है, रिलेशन बताना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि जो मास नंबर है वो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, यूजिंग बोर सेकेंड पास्टुलेट ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट सो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द electron in the nth orbital state in hydrogen atoms is n times the de Broglie wavelength associated with it. इसके बाद सेकेंड कह रहा है, the electron in hydrogen atom is initially in the third excited state. What is the maximum number of spectral lines which can be emitted when it finally moves in the ground state? इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग खुद से प्लीज रीड कर लें, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि वीडियो काफ़ी यहाँ पर लंबी हो जाए, हमारे किसी भी यहाँ पर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से रीड कर लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि इनको हमें हिंदी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को प्लीज खुद से रीड कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर टाइम भी बचेगा। इसको भी प्लीज आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन खुद से रीड कर लें बस। अब हम लोग इसके सभी आंसर देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं कि मैंने सेक्शन सी के सभी आंसर किस प्रकार से लिखे हैं। यहाँ पर आपको मैंने साथ साथ में फार्मूला सभी जो आपको जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं ताकि हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। इसीलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी डायग्राम भी बना रखे हैं ताकि यहाँ पर हमारे कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग यहाँ पर इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अपना सेक्शन ई को पढ़ेंगे, तो इससे पहले आप इन सभी क्वेश्चन को पॉज करके जो आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो भी आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आएगा, इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी ईजी वे में आप लोगों के लिए सारा कुछ लिख रखा है। तो ये था हमारा सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन के आंसर। अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन अपने डी की ओर बढ़ते हैं, तो आप सभी आंसर देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन डी की ओर। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन डी जो आपको स्टेटमेंट पैराग्राफ दिया गया इसको पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और समझना भी है। हम इसके आपको जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको यहाँ बता दे रहे हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर ही आंसर चेक करने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सोलर रेडिएशन इज, तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा इंफ्रारेड रेज, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, मतलब कि ओजोन लेयर का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, इट स्टॉप्स अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद और में कह रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिचेस्ट इन, तो यहाँ पर मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक क्या चीज़ पाई जाती है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड का और का आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ओजोन इज फाउंड इन, ओजोन कहाँ पर पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर फिर वही आपको इस जो टेक्स्ट आपको दिया गया है इसको आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, सारे छात्र इसको करके फोड़ भी आते हैं, तो आप लोगों के अंदर एक पावरफुल होना चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चनों से ना डरें, सिर्फ आपको पढ़ना है, फटाक से आंसर देना है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ट्रेवल, तो यहाँ पर इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा
along a line force if its initial velocity 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड वाला कह रहा है आयन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास यम, एक इलेक्ट्रॉन का मास यम है और चार्ज फॉल्स थ्रू डिस्टेंस एच मीटर, जो चार्ज है वो एच मीटर दूर गिरता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। तो यहाँ पर आपको टाइम फॉल कितना टाइम लेगा, यहाँ पर हमारा कितना टाइम लेगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो यहाँ पर टी लिखा है इतना ही समय लेगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला देख लीजिए, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v along x axis enters a uniform electric field applied along y axis then the electron moves। तो यहाँ पर इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, इन अ ट्रेजेक्टरी रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर 4 वाला कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ मास m1 m2 आर एसिलेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एसिलेशन इफ देयर रेशियो ऑफ मास आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसका जो एसिलेशन का आपको रेशियो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपका जो एसिलेशन का जो रेशियो होगा वो यहाँ पर जो एसिलेशन का रेशियो होगा वो यहाँ पर हमारा 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे और वाला क्वेश्चन पूछा कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा इसका क्यू कैपिटल ई वाई यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आप सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन खुद से रीड करेंगे, ये काफ़ी इजी होते हैं, आपको खुद से रीड करना तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चनों को खुद से रीड करेंगे, आपको इनके हम सभी आंसर शो कर देंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से रीड कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन ई के सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से सेक्शन ई के सभी क्वेश्चनों को प्रूव भी किया है, उनके नंबर भी लिखे हैं, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम ना आए। सारा कुछ लिखा है, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पर आप समझेंगे तो आपकी टाइमिंग की जो बर्बादी कम भी होगी। और यहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखते जाइए, समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया हमारा। उसका सेकेंड पार्ट और वाला देख लीजिए। ये हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो फिजिक्स का नेक्स्ट सैम्पल पेपर आपको नाइट टाइम मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।